टोटल तीन देखने को मिलते हैं, तीन देखने को मिलते हैं, दो आंध्र प्रदेश कर्नाटक में और एक आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? तो बात समझना बहुत ध्यान से। जो ये चालुक्य वंश वातापी बादामी वाला है, ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। एक वंश ये है वातापी वादामी, चाहे वातापी कह लो चाहे बादामी कह लो। और एक वंश चालुक्य वाला, एक वंश चालुक्य वाला है जिनको बोलते हैं कल्याणी के चालुक्य। क्या बोलते हैं? कल्याणी के चालुक्य। जो इसके बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, कल्याणी पश्चिमी चालुक्य जिनको कहते हैं। और ये दोनों के दोनों चालुक्य, चाहे वातापी हो चाहे कल्याणी, दोनों के दोनों कर्नाटक में पड़ते हैं, ये भी और ये भी। लेकिन एक यहां पर राज्य पड़ता है आंध्र प्रदेश, एपी। और यहां पर एक चालुक्य है जिनको हम लोग बोलते हैं वेंगी के चालुक्य। कहां के चालुक्य? वेंगी के। तो याद कर लेना, वेंगी के चालुक्य का साम्राज्य किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में था। बाकी कल्याणी और बादामी के चालुक्य का जो साम्राज्य देखोगे तो कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये इतनी चीज आपको क्लियर है। तो चालुक्य में बहुत सारा बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, उसको लगने लगता है भाई कितने चालुक्य हैं, बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। तो मैंने तो सबसे पहले आपका यही माइंड क्लियर कर दिया कि चालुक्य टोटल तीन है प्राचीन इतिहास में। एक है बादामी बातापी के चालुक्य, एक है कल्याणी के चालुक्य, एक है वेंगी के चालुक्य। और जो बादामी बातापी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं, दोनों कर्नाटका राज्य में थे। और वेंगी के चालुक्य बच्चे वेंगी राज्य में थे। तो बहुत अच्छे से इतनी चीज आपको याद कर लेना है। क्लियर है? अब बादामी और वातापी क्यों लिखा हुआ है तो याद कर लेना, बादामी का पूर्व नाम, बादामी का पूर्व नाम वातापी है। वातापी कुछ नया नहीं है, वातापी जो है बादामी का पूर्व नाम है और वातापी का आधुनिक नाम बादामी है। क्लियर है? और ये सब के सब कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन वेंगी वाले आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब यहां पर आंध्र प्रदेश से लगाना। क्लियर है मेरे साथियों? सबसे पहले हम लोग बादामी चालुक्य की बात करते हैं, वातापी बादामी के चालुक्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना कि आखिरकार इनको चालुक्य तो कहा गया, इनके आगे ये शब्द क्यों यूज किए गए? बादामी, बातापी, कल्याणी, वेंगी। तो ये जो शब्द यूज किए गए ना, यही शब्द इनकी कैपिटल बन गई, मतलब राजधानी बन गई। क्लियर है? चलो, तो अब बच्चे कह रहे हैं सर कल क्लास बंद था तो मन नहीं लग रहा था। बेटा क्या करें, मतलब इस मास्टर को एक दिन आराम भी नहीं करने दोगे क्या? एक दिन आराम भी नहीं करने दोगे क्या? मैंने तो मंडे टू फ्राइडे क्लास बोली थी आपकी, और तब भी मैंने आपकी क्लास सैटरडे को भी ली। भाई क्या करूं, मुझे भी आराम करना है, मेरा भी घर है, परिवार है। ठीक है साथियों, अब चालुक्य वंश की आखिरकार वातापी क्या है? तो वातापी याद कर लेना, वातापी मेरे प्यारे बच्चे यहां पर कैपिटल से मतलब है। किससे मतलब है? कैपिटल से मतलब है। तो वातापी जो है ना, इसको आधुनिक बादामी कहते हैं। आज के टाइम पर बादामी कहते हैं, पहले वातापी कहते थे। तो इस वंश की राजधानी थी, कर्नाटक में पड़ता है। अब इस वंश के संस्थापक यहां पर दिख रहे होंगे, जो यहां पर आपको मैं नहीं बताऊंगा। यहां पर संस्थापक जो आपको याद करने, वो ये याद करने हैं। इसीलिए तो कहता हूं मेरे शब्दों पर भी ध्यान देना। इस वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जयसिंह। तो जयसिंह कौन थे? जयसिंह चालुक्य वंश जो बादामी वाला है, उसके फाउंडर थे। क्लियर है? लेकिन तुम कहोगे सर जी इसमें तो आपने लिखा हुआ है इस वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता था चंद्रगुप्त प्रथम को। इसी प्रकार इस वंश के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेंगे, मतलब जो पुलकेशिन प्रथम है ना, वो याद कर लेना, वो रियल फाउंडर थे। मतलब वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेंगे तो नाम निकल कर आता है पुलकेशिन प्रथम का। क्या नाम निकल कर आता है? पुलकेशिन प्रथम का। पुलकेशिन प्रथम की कई सारी उपाधियां थी, रण विक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रम, बहुत सारी उपाधियां थी। क्लियर है? चालुक्य राजाओं ने दक्कन में शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। दक्कन का मतलब समझते हो? ये पूरा दक्कन का पठार, मतलब दक्षिण की तरफ। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, पुलकेशिन प्रथम के बाद एक राजा आए थे कीर्तिवर्मन प्रथम। तो कीर्तिवर्मन प्रथम का इतना सवाल पेपर में आता नहीं है। उसके बाद मेन आता है पुलकेशिन द्वितीय, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन सेकंड। तो यहां पर याद कर लेना, अगर तुमसे कह दिया जाए कि मोस्ट पावरफुल कौन थे, मतलब सबसे शक्तिशाली राजा इस वंश का जो हुआ वो कौन हुआ, तो उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, याद कर लेना। अब बेटा पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के राजा, ये हमने सवाल आपको हर्षवर्धन जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, और पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश बादामी के राजा थे। क्लियर है साथियों? हर्षवर्धन को इन्होंने पराजित किया, और हमने ये भी सवाल बताया था, पेपर में सवाल आता है किस नदी के किनारे पराजित किया, तो आपको याद कर लेना है नर्मदा नदी किनारे। तो नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया। किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको किया? हर्षवर्धन को किया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से। क्लियर है? सुन लो, जब इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, इसी के कारण उन्होंने एक उपाधि धारण कर ली थी जिसका नाम था परमेश्वर। तो परमेश्वर किसकी उपाधि है? परमेश्वर उपाधि है पुलकेशिन द्वितीय की। याद कर लेना। और यह धारण कब की पुलकेशिन द्वितीय ने? यह धारण तब की जब हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। यह चीज आपको याद कर लेना है। क्लियर है? सबसे महान शासक, सबसे शक्तिशाली शासक, याद कर लेना। क्लियर है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? बहुत प्यारा। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप कर रहे हैं किसी भी एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी, तो डाउनलोड कीजिए अड्डा 24/7 ऐप।
अब मेरे प्यारे बच्चे चलो इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने एक उपाधि और धारण की थी, दक्षिणापथेश्वर, याद कर लेना। अब हमने आपको यह भी बताया था हर्षवर्धन के टाइम पर एक चीनी यात्री ह्वेनसांग गया था और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार ह्वेनसांग दक्षिण भारत की अगर बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में गया था। पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में भैया कौन गया था? ह्वेनसांग गया था, याद कर लेना। कब गया था? 641 ईस्वी में, याद कर लेना। और ह्वेनसांग ही चीनी यात्री था जिसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन की थी। क्लियर है? चलो इसके बाद बच्चे जो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के किनारे पर, तो उसका उल्लेख कहां मिलता है? उसका उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख से। इसीलिए पेपर में सवाल आता है कि पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख का नाम क्या है? तो पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख का नाम है ऐहोल। ठीक है, और याद कैसे रहेगा? पुलकेशिन, तो कोई भी आप पुल देखे होगे, कोई भी आपने पुल देखा होगा तो पुल के बीच में बड़ा सा होल होता है, मतलब गड्ढा होता है, छेद होता है। तो होल का मतलब क्या होता है? छेद। किसमें? पुल में। तो पुलकेशिन द्वितीय का ही है कौन सा अभिलेख? ऐहोल। अब इस ऐहोल अभिलेख की रचना आखिरकार किस लेखक ने की थी, किस कवि ने की थी? तो उनका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति साहब ने इसकी रचना की थी। जैसे आपने एक पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी जो समुद्रगुप्त ने बनवाया था। क्लियर है? तो कुल मिला के आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद चालुक्य शासन में मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ। मंदिर वास्तुकला कौन कौन सी थी? बादामी थी, ऐहोल थी, पट्टकल था। ठीक है, अब एक पेपर में सवाल आता जो ये ऐहोल शब्द लिखा है, ऐहोल का अर्थ क्या होता है? तो ऐहोल का अर्थ होता है सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर। तो मंदिरों का शहर मेरे प्यारे बच्चे किसको कहते हैं? तो याद कर लेना, मंदिरों का शहर मेरे प्यारे बच्चे हम लोग ऐहोल को कहते हैं। ये प्रश्न आपको बड़े प्यार से याद कर लेना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि आखिरकार इस वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा कौन हुआ? सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। तो अंतिम राजा, अंतिम शासक मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, उनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो जो बादामी के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य थे, उनके संस्थापक माने जाते हैं जयसिंह को, वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को, लेकिन अंतिम राजा माना जाता है कीर्तिवर्मन द्वितीय को। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे पहला टॉपिक आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ चालुक्य वंश कल्याणी के। हमने आपको बताया है कल्याणी के चालुक्य यहां पर होंगे कर्नाटक में, इसीलिए इन चालुक्यों को हम लोग पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? पश्चिमी चालुक्य के नाम से जानेंगे। क्लियर है? इनकी हमने आपको कितने चालुक्य बताए? हमने आपको बताया कर्नाटक में 2 चालुक्य। कौन कौन से? एक हमने बताया वातापी के और एक हमने बताया कल्याणी के चालुक्य। क्लियर है? और एक राज्य मेरे प्यारे बच्चे हमने इधर बताया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन से चालुक्य? तो याद कर लेना वेंगी के चालुक्य। क्लियर है? चलो उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बताया चालुक्य तो है, लेकिन चालुक्य के साथ जो नाम होता है ना वही उसकी राजधानी होती है। जैसे यहां के चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी, वातापी। तो यहां के चालुक्य की राजधानी क्या होगी? यहां के चालुक्य की राजधानी होगी कल्याणी। कल्याणी जिसको हम लोग भैया एक प्रकार से बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है? कल्याणी। अब बात समझ लेना, इसकी स्थापना किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तैलप द्वितीय ने। जो वातापी के चालुक्य थे उसके संस्थापक थे जयसिंह, वास्तविक संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, अंतिम संस्थापक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। लेकिन सबसे बड़ी बात, तैलप द्वितीय ने किसकी स्थापना की थी? कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना भाई साहब इन्होंने की थी। क्लियर है? पहले राजधानी मान्यखेत थी क्योंकि राष्ट्रकूटों की शक्ति को समाप्त करके इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। और इस साम्राज्य के जो सबसे मेन राजा थे वे सोमेश्वर प्रथम थे और एक थे विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 का मतलब क्या है? विक्रमादित्य 6। इसका मतलब इसके पहले 5 विक्रमादित्य और रह चुके हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब विक्रमादित्य 6 के बारे में आपको बता दूं, इस वंश का सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, आप कह सकते हो सबसे सर्वशक्तिशाली राजा कौन था? विक्रमादित्य 6। अब सबसे बड़ी बात आती है, विक्रमादित्य 6 के दरबार में दरबारी कवि रहते थे। अब इनके दरबार में दरबारी कवि कौन कौन रहते थे? तो एक दरबारी कवि रहते थे विल्लड़। कल्हड़ का तो नाम तुमने सुना है, जिनकी पुस्तक राजतरंगिणी है, आज कल्हड़ का भी नाम आएगा। एक थे विल्लड़ साहब, और विल्लड़ साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित किसकी पुस्तक है? विल्लड़ साहब की। और एक थे बच्चे विज्ञानेश्वर, एक थे विज्ञानेश्वर, और विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। तो याद कर लेना, विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम क्या है? मिताक्षरा। विल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? विक्रमांक देव चरित। याद हो गया? उसके बाद प्रशासन, कला, साहित्य का अच्छा विकास हुआ। ठीक, मंदिर निर्माण शैली में कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? चालुक्य शैली का। बस इससे ज्यादा यहां पर तुमको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पेपर में सवाल आ जाएगा, जो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है यह कैसा ग्रंथ है? तो याद कर लेना, हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ था, हिंदू विधि ग्रंथ। तो हिंदू विधि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो भैया मिताक्षरा को कहते हैं, जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। क्लियर है? भाई मेरे
बहुत प्यार से ये टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। इसके बाद बात आती है अगले वंश की। अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश बहुत अच्छे से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो भैया इसके संस्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है? दंतिदुर्ग। और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। कहीं कहीं मान्यखेट है, कहीं कहीं थेत है, बहुत सारी नाम आते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जो मान्यखेत है इसको आज के टाइम पे मलकहेड़ कहते हैं। मलकहेड़ कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इस चीज को बच्चे बहुत अच्छे से आप यहां पर याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है? जो इसका मेन राजा जो पहले नंबर पे आ रहा है, जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। प्रमुख शासकों में अगर सबसे पहले नंबर पे आता है कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम का एक ही सवाल आता है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर मेरे प्यारे बच्चे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये पेपर में सवाल आता है, आप सब बता भी ले जाओगे। क्लियर है? ये सवाल भी आपको यहां से याद कर लेना है। अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से बात समझना मेरी। हमने आपको बताया था एक हुआ था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कन्नौज को लेकर तीन पक्षों में लड़ाई हो रही थी, तीन पक्षों में संघर्ष चल रहा था कि हमारा कन्नौज है, हमारा कन्नौज है। अब वो तीन पक्ष कौन कौन से थे? तो एक भैया वंश कौन लड़ रहा था कन्नौज को लेकर? राष्ट्रकूट लड़ रहे थे। एक कौन लड़ रहा था? पाल वंश के लोग लड़ रहे थे। और एक कौन लड़ रहा था? गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे थे। कौन? गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे थे। क्लियर है? याद कर लेना। और ये 27 नंबर पेज पर टॉपिक है राष्ट्रकूट वाला। क्लियर है? उसके बाद बच्चे जो गोविंद तृतीय हुए, यहां पे गोविंद तृतीय, इन्होंने उत्तर भारत तक अपना विजय अभियान किया। बस याद कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अमोघ वर्ष का। अमोघ वर्ष का पेपर में सवाल बहुत अच्छा आता है। क्या आता है? अमोघ वर्ष किस धर्म को मानता था? तो अमोघ वर्ष मेरे प्यारे बच्चे जैन धर्म को मानता था। और ये बहुत ही विद्वान राजा था। कैसा राजा था? बहुत विद्वान राजा था। और इसके बारे में बता दूं, अमोघ वर्ष के बारे में, इसने अपनी उंगली को काटकर दान में दे दिया था। तो अंगुली दान करने वाला राजा अमोघ वर्ष है। और कौन सा ऐसा राजा है जिसने जल समाधि ले ली थी, मतलब जल में समाधि ले ली थी? वो राजा है अमोघ वर्ष। और किस नदी में इसने समाधि ली थी? अब भाई साहब ये तो होगा नहीं कि घर के बाहर तालाब होगा वहां पर समाधि ले ली। ठीक है, तो इसने जो समाधि ली है, जल समाधि ली है, वो किस नदी में ली है? पेपर में सवाल आता है। तो अमोघ वर्ष ने जो समाधि ली है वो ली है तुंगभद्रा नदी पर। कहां पर? तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा मेरे प्यारे बच्चे कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा है मेरे प्यारे बच्चे, उस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार आपको यह बात भी यहां पर क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अमोघ वर्ष के बारे में भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अमोघ वर्ष के दरबार में कवि रहते थे और उन कवि का नाम था जिनसेन। जिनसेन, और जिनसेन ने एक बुक लिखी थी, पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम था आदि पुराण। तो याद कर लेना, आदि पुराण के लेखक कौन थे? तो आदि पुराण के लेखक थे भैया जिनसेन। किसके दरबार में रहते थे? तो अमोघ वर्ष के दरबार में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मेरे प्यारे बच्चे, सबसे एक प्रकार से अंतिम महान राजा कौन हुआ? कहने का मतलब महान राजा। अब अंतिम राजा नहीं है, अंतिम महान शब्द लगा है, मतलब इसके बाद कोई पावरफुल नहीं होगा। तो यहां पर ये भी लिख लेना आप, राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम अगर राजा की बात करते हैं, अंतिम राजा की बात करते हैं, तो उसका नाम है कर्कद्वती। कर्कद्वती इस वंश का भैया सबसे अंतिम राजा था, लेकिन महान राजा कृष्ण तृतीय था। और राष्ट्रकूट शासन कला, साहित्य, धर्म, सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट स्थापत्य की पहचान है। तो इस प्रकार इसको आप बड़े प्यार से बता सकते हो। और राष्ट्रकूट यहां से हमारा हो जाता है समाप्त। और इन सारे वंशों से इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या आता है? राजधानी, संस्थापक। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर इतना आपको राष्ट्रकूट भी क्लियर हो गया हो तो मैं आप सबसे कमेंट में पूछना चाहता हूं कि इतना आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद एक बार वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। देखिए बहुत सारे बच्चों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई साहब ये सब बड़ी कमी दिखाती हैं, ऐसा फील कराती हैं कि तुम सब हमसे प्यार नहीं करते हो। जितना प्यार मैं तुमसे कर रहा हूं उतना प्यार नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और दिखाओ अपनी ताकत। ठीक है, हाँ, अपनी ताकत भैया दिखाते रहो। What happened? मुझे बर्निंग टंग हो गया। ये बर्न टंग होता है, बर्निंग टंग नहीं। आते रहो। चलिए, अब वॉइस आ रही प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर वॉइस आ रही, प्रॉपर आएगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, लाइक कर दो। जितने लोग अभी नहीं लाइक किया सब लोग लाइक करो। पहले अंगूठा दबाओ अपना अपना, फिर आगे बात करते हैं। सब लोग लाइक करो, तब मामला बनेगा कुछ। अब तो वॉइस क्लियर आ रही होगी मेरे भाई, अब क्यों बेइज्जती कर रहा हूं? नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चे। बच्चों मैंने कहा था, हाँ मुस्ताक बेटा, यही तो वजह है क्योंकि बच्चे बहुत सारे गायब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उनको बताना है कि अगर आप गायब हो गए तो सर जी भी तो गायब हो जाएंगे, फिर ढूंढते रहोगे, फिर चिल्लाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यादव वंश आ गया।
तो मेरे प्यारे बच्चे जब यादव वंश आएगा तो यादव वंश के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्या समझना है मेरे प्यारे बच्चे कि यादव वंश का संस्थापक याद कर लेना भिल्लम पंचम था। यादव वंश की राजधानी सबसे ज्यादा पेपर पूछी जाती है देवगिरी, जिसको आज के टाइम पर दौलताबाद कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद सबसे प्रतापी राजा इस वंश का जो हुआ उसका नाम था सिंहड़ द्वितीय, और यादवों ने मराठी संस्कृति को संरक्षण दिया था। प्रशासन बहुत ही सुदृढ़ और संगठित का, और सबसे बड़ी बात इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था भैया रामचंद्र, और रामचंद्र जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर के सामने इसने सरेंडर कर दिया था अपने आप को। ठीक, तो मलिक कफूर ने जब अभियान किया था दक्षिण भारत का, तो अभियान कहां पर किया था? देवगिरी का अभियान, याद कर लेना। चलो इसके बाद अगला वंश जो आएगा उसका नाम है होयसाल वंश। तो होयसाल वंश पढ़ोगे तो होयसाल वंश का भैया संस्थापक आप सबको याद कर लेना है कि होयसाल वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। और होयसाल वंश की राजधानी क्या है? होयसाल वंश की राजधानी है द्वार समुद्र, जिसको आज के टाइम पे, आधुनिक के टाइम पर हलेबीड कहते हैं। और ये भी कहां पड़ती है? हलेबीड मेरे प्यारे बच्चे कर्नाटक में ही पड़ती है। कहां पर? कर्नाटक में। क्लियर है? चल इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे इस वंश का जो प्रमुख राजा हुआ वो हुआ वीर बल्लाल द्वितीय, और इस वंश ने बहुत सारे अपने मंदिर भी बनवाए, और जो एक प्रकार से कह सकते हो प्रमुख भी हुआ, और इस वंश का ये अंतिम राजा भी हुआ होयसाल वंश का। क्लियर है? मंदिर कौन कौन से थे? होयसालेश्वर जो हलेबीड में था, चन्नकेशवेश्वर मंदिर बेल्लूर में था, केशव मंदिर सोमनाथपुर में था। फिर होयसाल मंदिर स्थापत्य अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब ये जो मंदिर था वो बहुत ही सूक्ष्म नक्काशी के लिए फेमस था। ठीक, मंदिर निर्माण में साबुन पत्थर सोप स्टोन का प्रयोग हुआ था। किस वंश के राजाओं ने प्रयोग किया था? कि सोप स्टोन साबुन के पत्थरों का यूज किया गया था। तो क्लियर का मतलब है कि भैया आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्लियर है? चलो जबरदस्त तरीके से इतनी बात क्लियर है, बहुत प्यारा। नेक्स्ट अब आ जाओ कदम वंश। तो जब हम लोग कदम वंश जानेंगे तो क्या है कदम वंश? इसके संस्थापक याद कर लेना मयूर शर्मा। कहीं कहीं मयूर शर्मा आता है, कहीं कहीं मयूर शर्मन आता है, तो दोनों नाम याद कर लेना, वरना बाद में हमको कोसोगे कि सर आपने तो शर्मा बताया था जबकि रियलिटी में शर्मन है। बेटा दोनों आता है। ठीक है, और राजधानी कदम वंश की थी जिसका नाम था बनवासी। तो बनवासी मेरे प्यारे बच्चे किस वंश की राजधानी थी? तो बनवासी याद कर लेना कदम वंश की राजधानी। और इस वंश का जो फेमस इंपरर, फेमस राजा हुआ, प्रसिद्ध राजा, उसका नाम है कदम्बेश्वर। तो कदम्बेश्वर इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, याद कर लेना। प्रशासनिक विभाजन जो इस वंश का होता था विषय, नगर और ग्राम के आधार पर होता था। क्लियर है? याद कर लेना। कदम्ब शासन में संस्कृत और कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ था। दो प्रकार के लिटरेचर का विकास हुआ कदम्ब साहित्य में, कदम्ब वंश में। कौन कौन? एक कन्नड़ और एक संस्कृत। और दूसरी बात, इस वंश में दो धर्म को बहुत प्रायोरिटी मिली, एक हिंदू धर्म और एक जैन धर्म को। दो को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी मिली, मतलब दो को एक प्रकार से बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया। क्लियर है? चलो बेस्ट। अगला आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। अब अगले पेज नंबर पहुंचेंगे 28, तो 27 नंबर पेज यहां तक मेरे हो गए कंप्लीट। तो 27 के बाद जब हम लोग अगले में पहुंचेंगे तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे 28। तो 28 में जो पहला वंश मिलेगा उसका नाम है गंग वंश। लेकिन उसके पहले मैं आपसे यह बता दूं कि आप सब एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को अपने लाइक वाली ताकत दिखा दो, फटाफट तरीके से। हाँ चलो, बहुत प्यारा। लाइक का अपना टारगेट दिखा दो। जिन लोगों ने अभी फटाफट लाइक नहीं किया उन लोग लाइक करते हैं, बस मैं सबसे यही चाहता हूं। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? नेक्स्ट अब आ जाओ गंग वंश। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। जो मेरे प्यारे बच्चे गंग वंश है ना, वो दो भागों में था। वो दो भाग कौन कौन गंग वंश के? तो याद कर लेना, एक है पश्चिमी गंग वंश जो कर्नाटक में, और एक है पूर्वी गंग वंश जो उड़ीसा में है। यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले पूर्वी गंग वंश का देख लो। पूर्वी गंग वंश उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था। आप ऐसे बता सकते हो कि दो नंबर जवाब डालोगे तो यहां पर, यहां का मतलब है उड़ीसा पूर्वी गंग वंश, और एक नंबर जब डालोगे इसका मतलब है कर्नाटक पश्चिमी गंग वंश। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूर्वी गंग वंश कहां पर था? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद कर लेना। पश्चिम बंगाल का भी भाग शामिल था। इंपॉर्टेंट सवाल जो इंपॉर्टेंट याद करना है कि पूर्वी गंग वंश की जो कैपिटल थी वो क्या थी? कटक थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस वंश का जो प्रसिद्ध राजा था नरसिंह देव प्रथम था। और इसी का पेपर में सवाल आता है कि इसी ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, याद कर लेना। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर मेरे प्यारे बच्चे उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस जगह पर है? तो कोणार्क में। और सबसे बड़ी बात, इसी मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? तो ब्लैक पैगोडा मेरे प्यारे बच्चे कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। इस सवाल को आपको याद कर लेना। ठीक है, समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिला था। इससे कुछ नहीं याद करना, केवल बस इतना याद कर लेना कि पूर्वी गंगवंश उड़ीसा में था, पश्चिमी गंगवंश मेरे प्यारे बच्चे कर्नाटक में था। और सबसे बड़ा सवाल याद कर लेना है कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है, जिसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इतना याद कर लेना बस। क्लियर है? चलो अब आ जाओ पश्चिमी गंगवंश। पश्चिमी गंगवंश पहली बात तो प्राचीन कर्नाटक वाले क्षेत्र में मिलता है, मुख्यतः मैसूर और मांडल तरफ। इसकी राजधानी याद कर लेना कुल्लाल थी।
जो कोलार, बाद में तालुकड़ हुई। पहले जो राजधानी थी कुल्लाल और बाद में जो हुई उसका नाम है तालुकाड़ू। तालुकाड़ू भी मिलती है कहीं कहीं, तालकाड़ मिलती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं कोंगड़ी वर्मन। ठीक, इस वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा माधव प्रथम हुआ और इसने मेन काम क्या किया, 983 ईस्वी में गोमतेश्वर बाहुबली कि विशाल प्रतिमा का निर्माण श्रवण बेलगोला में करवाया। ये पेपर में सवाल आता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है, श्रवण बेलगोला में है, याद कर लेना। और गोमतेश्वर का संबंध किस धर्म से था, जैन धर्म से था, याद कर लेना। ठीक, और चोलों द्वारा ये 1004 ईस्वी में पराजित कर दिए गए, मतलब हरा दिए गए, तब से इनका काम खत्म हो गया। क्लियर है? चलो, मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ, चलो क्लियर है? हाँ, तो आशा करते मेरे प्यारे बच्चे गंग वंश के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। और गंग वंश के बाद अगला वंश आएगा काकतीय वंश। काकतीय वंश से संस्थापक थे बीटा प्रथम, जिनकी राजधानी थी ओरुगल्लू। वो ओरुगल्लू बोल लो या आप बोल लो वारंगल। ठीक, और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ गणपति देव और इस वंश की एक महिला शासिका हुई रुद्रम्बा देवी। पेपर में सवाल हचक के पूछा जाता है कि रुद्रम्बा देवी किस वंश की रानी शासिका थी, तो आप बता सकते हो काकतीय वंश की। आप सबको एक सवाल बहुत अच्छे से आता होगा, पता क्या आता है, एक सवाल इतना अच्छे से आता होगा कि भारत की पहली महिला शासिका, लेकिन उसमें एक शब्द लगा होता है। पहली महिला अगर, ठीक है, पहली महिला शासिका तो रहता है लेकिन उसमें एक शब्द रहता है, उस शब्द का नाम होता है मुस्लिम। और मुस्लिम शब्द रहता है तो आंसर तुम पटाख से हाथ ऊपर करके मारते हो, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। लेकिन कभी सवाल आप समझते हो, उसमें शब्द लगा है मुस्लिम। लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए पहली महिला शासिका बताओ भारत की, तो पहली महिला शासिका रुद्राम्बा देवी नाम आता है, याद कर लेना। अगर बहुत डीप में सवाल पूछा जा रहा है और रजिया सुल्तान ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इज द करेक्ट आंसर ये है। मुस्लिमों से भी पहले भारत में जो पहली शासिका हुई तो रुद्राम्बा देवी हुई। बस फर्क इतना है, रुद्राम्बा देवी का सवाल पूछा नहीं गया तो आप याद करे रहते हो उसको, लेकिन वो बात मैं आपको बता दूं, क्या उसमें एक शब्द लगा है, क्या उसमें शब्द लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, मुस्लिम महिला शासिका। क्लियर है? तो आशा करते मेरे प्यारे बच्चे इतने सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से अब इसका काम हो गया समाप्त। अब एक नया टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का उदय। लेकिन उसके पहले आप सबसे मैं चाहता हूं कि आप सब वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दो, लाइक कर दो, तो भाई साहब हमें भी मजा आ जाए, हमें भी मजा आ जाए। ठीक है, चलो, हाँ सब लोग लाइक कर दो भैया, दिल से अगर चाह रहे हो तो, अगर मजा आ रहा तो। ठीक है सर, एक दिन क्लास बंद रहा तो आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो बेटा मन लगाओ, आज आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट मान लो, कल पढ़ना, तो 2 दिन ज्यादा मेहनत करना है कि नहीं भाई। जब मन ना लगे तो बिल्कुल ना पढ़ो, जबरदस्ती काम करने से क्या फायदा, जब मन ही नहीं लग रहा। काम वो करो जिसमें मन लगे यार। ठीक है, तो कहने का मतलब है बिना मन के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चे सब लोग कमेंट करके बता दो, सबको क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद सीमावर्ती राजवंशों के उदय में सबसे पहला वंश आएगा पाल वंश, जिसका पेपर में सवाल याद कर लेना। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, जिनकी राजधानी मुंगेर को बनाई थी, और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। और इस वंश के प्रमुख राजा थे धर्मपाल और देवपाल। कौन थे? धर्मपाल और देवपाल। जिसमें धर्मपाल के बारे में बता दें, सबसे महान राजा, महान शासक कौन हुआ, तो उनका नाम है मेरे प्यारे बच्चे धर्मपाल। और धर्मपाल ने क्या काम किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। किसने? धर्मपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? बिहार में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि ये जो पाल वंश है किस क्षेत्र में बना था, तो ये पाल वंश बंगाल के एरिया में था। दूसरी बात, नालंदा विश्वविद्यालय को भी संरक्षण दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अरब यात्री एक आए थे जिनका नाम था सुलेमान। सुलेमान ने इस वंश की प्रशंसा की थी, इस वंश की एक प्रकार से तारीफ की थी। किसने? अरब यात्री सुलेमान ने। क्लियर हो गई बात मेरे प्यारे बच्चे? तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसके अलावा तुमको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर अगर तुमसे कहा जाए अंतिम शासक कौन था पाल वंश का अंतिम शासक, तो आप बता सकते हो पाल वंश के अंतिम शासक, अंतिम राजा का नाम था मदन पाल। क्या नाम है? मदन पाल, याद कर लेना। इसके बाद बच्चे आ जाओ सेन वंश के बारे में। तो सेन वंश का संस्थापक याद कर लेना भैया, सामंत सेन। राजधानी क्या थी? नदिया, जिसको नवदीप के नाम से जानते हैं। क्लियर है? प्रमुख शासक कौन कौन हुए? विजय सेन हुए, बल्लाल सेन हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है लक्ष्मण सेन का। इन्होंने हिंदू धर्म को और वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ लिखवाया। ये पेपर में सवाल याद कर लेना कि बल्लाल सेन ने क्या काम किया था। बल्लाल सेन ने काम किया था अद्भुत सागर और दान सागर को लिखवाया था। ये चीज याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे बच्चे बात समझना, सेन वंश की कैपिटल क्या थी? नदिया। क्लियर? अब लक्ष्मण सेन के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? लक्ष्मण सेन ने एक राजधानी बनाई थी, उसका नाम था लखनऊती। तो सेन वंश की जो राजधानी कैपिटल लखनऊती बनाई थी, वो किसने बनाई थी? वो लक्ष्मण सेन के द्वारा बनवाई गई थी। ये पेपर में सवाल आता है। क्लियर है? चल, बहुत प्यारा। नेक्स्ट,
अब आ जाओ सबसे पहले कश्मीर के राजवंशों के बारे में। तो जब जब कश्मीर के राजवंश आप देखोगे तो कश्मीर के राजवंशों की जो जानकारी मिलती है, तो याद कर लेना कश्मीर का ऐतिहासिक ग्रंथ हमें कहां से पता चलता है? राजतरंगिणी से। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़। और अभी आपने एक पढ़ा था विल्लड़, विल्लड़ की रचना थी विक्रमांक देव चरित। क्लियर है? याद कर लेना। कश्मीर के राजवंश मेरे प्यारे बच्चे 3 याद कर लेना, और 3 ट्रिक के माध्यम से। उस ट्रिक का नाम है काउल। ठीक, का से बना है कारकोट वंश, ऊ से बना है उत्पल वंश, और एल से बना है लोहार वंश। क्लियर हो गई बात मेरे प्यारे बच्चे? तीनों बहुत अच्छे से याद कर लेना जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत? चल, अब इस वंश का, इस कश्मीर में सबसे प्रमुख राजा कौन हुआ? ललित आदित्य मुक्तापीड़ किस वंश का था? कारकोट वंश का था। और मर्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललित आदित्य मुक्तापीड़ ने। मर्तंड सूर्य मंदिर, और मर्तंड सूर्य, एक आपने पढ़ा कोणांक का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में, लेकिन मार्तंड सूर्य मंदिर ये कहां पर है? ये याद कर लेना कश्मीर में, जिसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। और एक पेपर में सवाल याद कर लेना, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जैनुल अबादीन को कहते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर मेरे प्यारे बच्चे जैनुल अबादीन को कहते हैं। जैनुल अबादीन को कहते हैं क्या? कश्मीर का अकबर। याद कर लेना। इसके बाद बच्चे अगला वंश आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? कामरूप वंश। याद कर लेना, क्या नाम है? कामरूप वंश। और कामरूप वंश के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कामरूप वंश मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, कामरूप वंश को हम लोग वर्मन वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मन वंश। और कामरूप का प्राचीन नाम अगर तुमसे कहा जाए, आसाम का प्राचीन नाम है कामरूप, तो आसाम क्षेत्र में पड़ेगा ये। और राजधानी इसकी जो बनाई थी प्राग ज्योतिषपुर, जो गुवाहाटी में बनी थी। और इस वंश का प्रसिद्ध राजा भास्कर वर्मन हुआ। और ये हर्षवर्धन जिस समय उत्तर भारत में शासन कर रहा था, उस समय आसाम में कामरूप वंश में शासन चल रहा था। ठीक, बाद में पाल साम्राज्य का ये अंग बन गया था कामरूप वाला। बस पेपर में एक ही सवाल आता, असम का प्राचीन नाम बता दो, तो असम का प्राचीन नाम जबरदस्त तरीके से बता देते हैं। ठीक है, हाँ चल, बहुत प्यारा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन, सब लोगों को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ गुर्जर प्रतिहार वंश। तो जब गुर्जर प्रतिहार वंश आओगे, इसकी राजधानी क्या, संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार वंश की एक प्रकार से ये थी, क्या नाम है इसका, आप कह सकते हो नागभट्ट प्रथम। लेकिन नागभट्ट प्रथम जो थे ना, ये वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक। और केवल अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए, फाउंडर, तो उनका नाम है हरिश्चंद्र। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र इस वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? तो याद कर लेना गुर्जर प्रतिहार के। अगला, इस वंश का जो प्रसिद्ध राजा हुआ उसका नाम है मिहिर भोज, भोज प्रथम जिसको कहते हैं। मिहिर भोज को पेपर में सवाल आता है, अरब इतिहासकार ने सबसे शक्तिशाली राजा बताया, और राजधानी बनी थी कन्नौज। और इस वंश का अंतिम राजा हुआ राज्यपाल। और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी समय समय पर बदलती रही। पहले नंबर पे आप यहां पर देख सकते हो भीनमाल, भीनमाल से उज्जैन, उज्जैन से कन्नौज। ठीक, अरब आक्रमणकारियों को भारत में रोकने का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास किया था, वो किया था किसने? तो आप बता सकते हो भैया, किसने? गुर्जर प्रतिहारों ने। जो यहां पे मिहिर भोज आपको दिख रहा, मिहिर भोज एक प्रकार से वैष्णव धर्म का था। किस धर्म को मानता था? भगवान विष्णु की पूजा। और इसी के दरबार में एक अरब यात्री सुलेमान आया था, अरब यात्री सुलेमान। तो अरब यात्री सुलेमान किसके दरबार में आया था? तो आप बता सकते हो अरब यात्री जो सुलेमान आया था, वो मेरे प्यारे बच्चे किसके दरबार में आया था? वो आया था किसके दरबार में? मिहिर भोज के टाइम पे। क्लियर है? तो जबरदस्त तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने सुना है चंदन और केसर लगाने से टैनिंग चली जाती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आज मेरे पास एक ऐसी चीज है। जिस तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? चल नेक्स्ट। अब आ जाओ तोमर वंश के बारे में। तो जब तोमर वंश के बारे में पढ़ते हो, तोमर वंश ने शासन कहां पर किया मेरे प्यारे बच्चे? दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में, और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लेना। इस वंश के संस्थापक अनंगपाल प्रथम थे। अगर तुमसे कह दे कि दिल्ली के फाउंडर किसे कहते हैं, कि दिल्ली किसके द्वारा स्थापित की गई है, तो दिल्ली बेटा तोमर वंशों के द्वारा स्थापित की गई है। ये सवाल पेपर में आता है। ठीक है, दिल्ली को प्राचीन काल में हम लोग ढिल्लिका के नाम से जानते हैं। ये सवाल भी एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया। ठीक, अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली को मजबूत किया और लालकोट दुर्ग बनवाया। और 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों से दिल्ली छीन ली। याद कर लेना, पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी के करीब दिल्ली छीन ली। किससे? तोमरों से। तोमर का पूरा मामला समाप्त हो गया। बस इतना याद कर लेना कि दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तोमर वंश। तोमर वंश के संस्थापक जो थे अनंगपाल प्रथम थे। दिल्ली का प्राचीन नाम ढिल्लिका था। याद कर लेना। अब यहां पे बात समझ लेना, गहड़वाल।
और गहड़वाल वंश की बात करते हैं तो इसको आप गहड़वाल भी कह सकते हो। ये कन्नौज के एरिया में पड़ता था। इसके संस्थापक हैं चंद्रदेव और इन्होंने राजधानी बनाई थी वाराणसी। और कन्नौज को सबसे शक्तिशाली राजा हुआ गोविंद चंद्र। और सबसे बड़ी बात, यहाँ इनके दरबार में एक मंत्री रहते थे और उन मंत्री का नाम था लक्ष्मीधर जो थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कृतकल्पतरु। तो कृतकल्पतरु के लेखक कौन थे तो आप बता सकते हो, लक्ष्मीधर थे। और इस वंश का अंतिम जो राजा था वो था, याद कर लेना, जयचंद। ठीक, और जयचंद 1194 ईस्वी में गौरी के द्वारा युद्ध में मारा गया। और 1194 में एक युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। और उस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। तो याद कर लेना, चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 ईस्वी में, किसके किसके बीच, गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद मारा गया, जिसके बाद इस वंश का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता, जिसको बच्चे पिक्चर आप सबने देखी होगी। ठीक, संयोगिता जो थी एक प्रकार से आप कह सकते हो क्या, संयोगिता ने विवाह किया था किससे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाह किया था। तो इस सवाल को भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है। चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अगला हो, चहमान, जिसको बोलते हैं चौहान वंश। तो जब चौहान वंश की बात करोगे तो चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव, प्रारंभिक राजधानी है अजमेर और सबसे प्रसिद्ध राजा हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यही तो पेपर में सवाल आता है सबसे ज्यादा, यही तो पिक्चर बनी थी। पृथ्वीराज ने दिल्ली पर अधिकार किया था तोमरों को हटाकर। अब सुन लो, पृथ्वीराज जो तृतीय थे सबसे मोस्ट पावरफुल, मोस्ट फेमस राजा यही थे। और इन्होंने एक प्रकार से दो युद्ध लड़े थे। दो युद्ध कौन कौन से, एक लड़े थे तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था तराइन का, और दूसरा लड़ा था इन्होंने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे, दूसरे वाले में गौरी विजयी था। तो कहने का मतलब दोनों के दोनों युद्ध किसके किसके बीच हुए थे, पृथ्वीराज चौहान और ये तृतीय। पीआरसी का मतलब आप समझ रहे हो, पृथ्वीराज चौहान और प्लस आप कह सकते हो मोहम्मद गौरी। तो पहले युद्ध में चौहान विजयी थे, गौरी हार गए थे। दूसरे युद्ध की अगर कहानी आप देखोगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और प्लस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हो गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। बस इतने याद कर लेना है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। फिर परमार वंश आ जाओ। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज को माना जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी धार मालवा बनाई थी और यह वंश एमपी में था। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था राजा भोज। भोज ने भोजशाला और सरस्वती मंदिर बनवाया। और ये कहां पर बनवाया तो याद कर लेना, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में भोजशाला और सरस्वती मंदिर बनवाया था। राजा भोज विद्वान और कला प्रेमी थे। तो ये भी चीज आपको याद कर लेनी है। ठीक है, चलो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे आपको इनके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दो। अगला आ जाता है चंदेल वंश। जब चंदेल वंश की बात आएगी, चंदेल वंश पहली बात तो बुंदेलखंड वाले एरिया में हुआ। इसके संस्थापक नन्नुक माने जाते हैं, जिनकी राजधानी खजुराहो या महोबा को माना जाता है। क्लियर है, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद चंदेल वंश के प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था धंगदेव और विद्याधर। और खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के जो मंदिर थे वो चंदेल स्थापत्य की पहचान है। किसकी पहचान है, चंदेल स्थापत्य कला की। फिर महमूद गजनवी का आक्रमण किसके टाइम पर हुआ था तो महमूद गजनवी का आक्रमण विद्याधर के समय में हुआ था, जब विद्याधर इसका एक प्रकार से चंदेलों का राजा बना हुआ बैठा था। तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, उन्हीं के समय याद कर लेना। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अब आ जाओ सोलंकी वंश, जो गुजरात के चालुक्य कहलाते हैं। तो इनके संस्थापक थे मूलराज प्रथम, राजधानी थी अहिलवाड़ा, पाटन गुजरात पड़ता है। और इस वंश का प्रमुख राजा हुआ भीम प्रथम। पेपर में सवाल आता है, महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो होता है वो 1025 ईस्वी में हुआ है। टोटल महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये चीज भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद भीमसेन प्रथम के मंत्री वास्तुपाल ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान पर स्थित है, वो किसने बनवाया था, भीम प्रथम के मंत्री, जिनका नाम बिमल शाह था। कहीं कहीं वास्तुपाल आ जाता है। प्रसिद्ध राजा हुआ जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, फिर इस वंश की जो गुजरात के सोलंकी वंश है, इनकी जो प्रमुख है रानी की वाव, नाम सुना होगा, नोट पर नाम लिखा है। तो रानी की वाव गुजरात में पड़ता है, उसको बनवाया था। अंतिम राजा हुआ भीमदत्ती और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोलंकी राज्य को समाप्त कर दिया था। क्लियर है, चलो अगला कलचुरी चेदी वंश। इस वंश के संस्थापक हैं कोक्कल देव। क्या नाम है, कोक्कल देव। क्लियर है, राजधानी बनाई थी कलचुरी चेदी वंश की त्रिपुरी, जो जबलपुर एमपी में पड़ती। और इस वंश के प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था गंगेय देव। क्या नाम है, गंगेय देव। गंगेय देव ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। सबसे महान राजा हुआ कर्णदेव, और कर्णदेव ने त्रिकालेश्वर पति की उपाधि धारण की थी। इन सारे वंशों में आपको जो मेन चीज फोकस करना है उनके फाउंडर और उनके राजधानी। फिर सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश मेवाड़ में था। मेवाड़ मेरे प्यारे बच्चे कहां पड़ेगा, राजस्थान में, याद कर लेना। इसके बाद यहां पर बहुत प्यार से इसकी राजधानी जो सिसोदिया वंश की थी उसको क्या कहते हैं, सिसोदिया वंश की राजधानी को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे चित्तौड़, जो राजस्थान में पड़ता है। और इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, राणा हम्मेर सिंह हुए, राणा कुंभा। राणा कुंभा का पेपर में सवाल आता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो राणा कुंभा ने। और विजय स्तंभ कहां पड़ता है तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है। राणा सांगा, राणा सांगा क्या थे, खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1527 में हुआ था, याद कर लेना। फिर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप
से सौदिया वंश के थे, इन्होंने ही अकबर के साथ एक प्रकार से क्या किया था, युद्ध किया था, जिसका नाम था हल्दी घाटी का। और हल्दी घाटी का युद्ध किया था 1576 में, किसके साथ? महान सम्राट अकबर के साथ, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्लियर है? नेक्स्ट, कुल देवी ये लोग किसको मानते थे? बाण माता को मानते थे। और इनका जो प्रसिद्ध किला था उसका नाम था चित्तौड़गुर्ग। क्लियर है? तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात आपको क्लियर होगी। और इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो बच्चे यहां से आपके 30 नंबर पेज के पूरे टॉपिक समाप्त हो गए, जहां से प्राचीन इतिहास होता है आपका इंड। अब मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार जोरदार तरीके से कमेंट कर दो, और वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो। उसके बाद मेरे बच्चे हम लोग यहां से प्रश्नों को करते हैं कि आखिरकार यहां के प्रश्न क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप सब वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर देना सभी बच्चे, और बता दो पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप खुद समझ लो, इतनी कम क्लास में आपको हमने पूरे प्राचीन इतिहास बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया। और देखो, अगर आप रेगुलर नहीं होगे तो मामला बनेगा नहीं भाई। ठीक है, हाँ, वो आपकी जिम्मेदारी है कि रेगुलर होते हो कि नहीं होते हो। ठीक बच्चे, ये आपको डिसाइड करना है। क्लियर है बात मेरे पे बच्चे? हाँ, हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और अभी देखो, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई मजा नहीं आ रहा। हमें लाइक करते रहो। हाँ, हम तो पूरा पढ़ा के दम लेंगे। तुम बताओ, तुम वीडियो को कब शेयर और लाइक करोगे भाई? तुम तो ठंडे पड़ रहे हो रोज का रोज। लोग कहते हैं बड़ी कंफ्यूजिंग जनरेशन है। हसल करेंगे पर सिर्फ 9 to 5। खर्चा नहीं करना पर ब्रांड चाहिए सारे। हम आपको समझ आए या नहीं, मिंत्रा ने हमें क्रैक कर लिया। ट्रेंडी ब्रांड्स को किलो प्राइसेस पे दिया। ट्राई मिंत्रा, डाउनलोड द ऐप नाउ। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। अरे वाह, आपका बर्थडे? जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। 28 का हो गया। चलो शुरू करते हैं। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है बहुत सॉल्ट पढ़ा रहे हैं। बेटा पीएचडी करवा दूंगा हो। पीएचडी करवा दीजिए कहो यहाँ पे। अरे यार, पेपर निकालना है तुमको कि पीएचडी करनी है? और जितना पढ़ लोगे उतना क्या याद है तुम्हें? उतना तो याद नहीं कर पा रहे हो। तो जब उतना नहीं याद कर पा रहे हो तो बच्चे आप स्पेस पे कुछ कह ही नहीं सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सबसे पहला सवाल है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो आप आंसर बता सकते हो, वातापी, बादामी। ठीक है, हाँ। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ और वो चालुक्य कौन सा है? तो आप बता सकते हो, बादामी वाले, मतलब पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी राजा हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था, जिसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। क्लियर? पुलकेशिन द्वितीय ने किस उत्तर भारतीय राजा को पराजित किया था? अभी हमने आपको पढ़ाया है कि किस उत्तर भारतीय राजा को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। उनका नाम था हर्षवर्धन, नर्मदा नदी के किनारे। चालुक्य काल का प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? तो चालुक्य काल का प्रसिद्ध अभिलेख मिलता है ऐहोल अभिलेख। अगला, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक मिलता है दंतिदुर्ग। और दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी बनाई थी मान्यखेत। किसको बनाई थी? मान्यखेत को। क्लियर है? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। होयसाल वंश की राजधानी क्या थी? होयसाल वंश की राजधानी थी समुद्रगुप्त द्वार समुद्र हालेबिड। कदम वंश के संस्थापक कौन थे? कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। ठीक है, नेक्स्ट। गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति कहां स्थित है? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहां पड़ता है? कर्नाटका में। और किस धर्म के थे ये गोमतेश्वर साहब? तो ये जैन धर्म के। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया था? पूर्वी गंग वंश, जो नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा था। पश्चिमी गंग वंश की राजधानी क्या थी? तो पश्चिमी गंग वंश की राजधानी थी तलाकाड़। गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा, तो गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा तो पश्चिमी गंग वंश से बनवाई थी। और कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी। क्लियर है? नेक्स्ट। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम। क्या नाम है? बीटा प्रथम। तो बड़े प्यार से आप बता सकते हो कि काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो काकतीय वंश के थे बीटा प्रथम। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के थे गोपाल। क्लियर है? याद कर लेना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने। कश्मीर में लोहार वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो लोहार वंश के अंतिम राजा थे संग्राम वंश। संग्राम राज। बस काम खत्म। क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे बैच जुड़ना चाहते हो, जुड़ना भी चाहिए आप सबको। ठीक है, त्रिशूल बैच है, राम सृष्टि कूपन कोड यूज करिए 1160 रुपए में। इस बैच को आप ले सकते हो, जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो, सब कुछ है। सबसे खास बात बता दें, इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जो लूसेंट, एनसीईआरटी और घटना चक्र का मिश्रण है। लूसेंट 6.0। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? इस लूसेंट
बैच में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें यहां पर बहुत अच्छे से लगी हुई हैं। ठीक है, सारी चीजें यहां पर बहुत विधिवत तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी, एक एक चीजें, और यहां पर सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज आपको नोट्स भी मिलेंगे बहुत अच्छे से। तो इतनी चीजें आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर है बात मेरे प्यारे बच्चे? बहुत प्यारा। इसके बाद नाम क्यों है आप सबको पता है, 3 चीजों से मिलकर बना है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टेस्ट। अब आपको ये बैच मिलेगा कहां पर? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। यहां पे पेड कोर्स मिल जाएगा, पीडीएफ में